डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बायोसेवर्ट्स लॉ के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। उसमें से पहला है फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण किसी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, हमें इसके लिए फार्मूला डिराइव करना है। तो सपोज एक्स वाई इज ए स्ट्रेट वायर carrying a current I, and we have to be determine the magnetic field at P due to this current। तो इसके लिए पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, है ना। कुछ कंस्ट्रक्शन आपको करने पड़ेंगे, अब वो कंस्ट्रक्शन एक एक करके समझिए। तो पहला तो काम होगा पॉइंट से वायर के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। सपोज इट्स लेंथ इज R, इसकी लेंथ जो है वो R के बराबर है। फिर पॉइंट P को वायर के दोनों एंड से ज्वाइन कर देना। दोनों एंड से हमने ज्वाइन कर दिया और R के साथ उनका एंगल नाप लिया। इधर एंगल मिला θ1, इधर एंगल मिला θ2, राइट। P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसका फुट पॉइंट मान लीजिए O है, इसका फुट पॉइंट मान लिया O है। यहाँ से L डिस्टेंस पर, यहाँ से L डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ऑफ लेंथ dl, QR। इस Q से या R से, ये बहुत छोटा है और इसलिए Q से आप ज्वाइन करें चाहे R से ज्वाइन करें, ये लेंथ इक्वल है या इक्वल मिलेगा, ये मान लीजिए। ये QR बहुत छोटा है, D से रिप्रेजेंट हो रहा है इसकी लेंथ dl, मतलब ये बहुत छोटा लेंथ है, इतना छोटा कि लगभग ये पॉइंट साइज का है। और इसलिए हमने Q से क्यों ज्वाइन किया, हम तो R से ज्वाइन करेंगे तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लीजिए आप उसको। अब मान लीजिए कि ये जो आपने ज्वाइन किया P से, इसकी लेंथ A है, मतलब ये कि एलिमेंट से आपके पॉइंट P का डिस्टेंस A है। द पॉइंट P लाइज एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम द एलिमेंट, ओके। और ये जो A है, ये मान लीजिए यहाँ पर एंगल बना रहा है फाई, इधर एंगल बन रहा है मान लो फाई, और ये जो है R के साथ मान लो एंगल बना रहा है थीटा। R के साथ इसका एंगल बन रहा है मान लो थीटा, ठीक है। ध्यान देना कि परपेंडिकुलर है, तो थीटा और फाई इन दोनों का सम तो भाई 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एक एंगल 90 हो गया तो बाकी दो का सम 90 के बराबर होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है, ओके। तो इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर कितना फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, हम बायोसेवर्ट्स लॉ के हेल्प से निकाल सकते हैं। बायोसेवर्ट्स लॉ मैंने बतलाया था कितना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट एलिमेंट इज μ0/4 पाई I dl sin थीटा बाई R², इतना होता है। अब यहाँ I तो करंट है, dl लेंथ ऑफ द एलिमेंट है, हमने वही मान रखे। यहाँ पर भी I है करंट, dl है लेंथ ऑफ द एलिमेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन R एंड dl, R और dl के बीच का एंगल होता है। R क्या है, dl से यानी एलिमेंट से पॉइंट का डिस्टेंस। तो यहाँ पर R की जगह हो गया A, ध्यान देना, यहाँ R की जगह हो गया A, हम R की जगह A रखेंगे। और तब
ए और डीएल के बीच का एंगल, तो ये डीएल और ये ए, इनके बीच का एंगल ये हो गया फाई, यानी थीटा की जगह हमको फाई रखना पड़ेगा। बात समझ में आई? थीटा की जगह हमको फाई रखना पड़ेगा, आर की जगह हमको ए रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट से डिस्टेंस आर नहीं ए है, हमने आर दूसरा लिया हुआ है, ए है, तो हम आर की जगह ए रखेंगे। यहाँ एंगल डीएल और ए के बीच का एंगल फाई है, तो हम यहाँ पर थीटा नहीं फाई रखेंगे, थीटा हमने कोई दूसरा एंगल मान रखा है यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? ये कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस क्या करना है, पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसकी लेंथ आर मेजर करना है, फिर पॉइंट को वायर के दोनों एंड से ज्वाइन करना है, और ये जो दो लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड द एंड, ये आर के साथ कितना एंगल बना रहे हैं वो एंगल मेजर करना है। एक तरफ का एंगल थीटा 1, एक तरफ का एंगल थीटा 2। ओके, फिर क्या किया, फुट पॉइंट ओ से एल डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया है डीएल। ये जो एलिमेंट है इसको हमने पॉइंट पी से ज्वाइन किया, तो मान लो कि ये ए डिस्टेंस पर मिलता है, इस डिस्टेंस इज ए, और ए और डीएल के बीच का एंगल फाई है। बस ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड at P due to the current element dl from Biot-Savart's law. From Biot-Savart's law, the dB will be equal to mu naught by 4 pi I dl sin phi by a square। बायोट-सावर्ट्स लॉ को आपको करेक्टली यूज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन सिंबल्स। तो जो सिंबल्स हमने यहाँ पर यूज किए उसके अकॉर्डिंगली हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ ये बनाया। तो इस एलिमेंट के कारण इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर इस वायर में फ्लो होने वाली पूरी करंट एक्स से लेकर वाई तक जो पूरी करंट है ये कितना फील्ड बनाएगा, इसके लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या ये फंक्शन इंटीग्रेट किया जा सकता है? आप इस पे जरा गौर करो। व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस फंक्शन? तो देखो मेरी डीएल की पोजीशन चेंज होगी, डीएल यहाँ लिया हुआ है, मैं ऊपर ले लूँ, नीचे ले लूँ और ले लूँ, तो क्या चेंज होगा? ए चेंज हो जाएगा। ए इज ए वेरिएबल। डीएल की पोजीशन चेंज होने के साथ एंगल फाई चेंज होगा, तो फाई इज अनदर वेरिएबल। मीन्स दिस फंक्शन कंटेन्स 2 वेरिएबल्स। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं और इंटीग्रेट करना है किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, एंड देयरफॉर इट इज ए वेरी डिफिकल्ट इंटीग्रेशन। हमने ऐसा इंटीग्रेशन तो किया नहीं है, हमने सिंगल वेरिएबल वाला ही इंटीग्रेशन होता है ना। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स हमको मालूम है, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी वाई, 2 वेरिएबल आ गए एक्स और वाई, इसकी वैल्यू हमको नहीं मालूम। ये हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते। क्या करते हैं, या तो x को y में कन्वर्ट करते हैं या फिर y को x में कन्वर्ट करते हैं, तब हम उसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। तो वैसे ही हमको भी इन वेरिएबल्स को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? यहाँ पर 2-2, 3-3 जो वेरिएबल्स हैं उनको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके करते हैं। It is suppose our equation number 1, since a upon r, हम a को a की जगह r लाना चाहते हैं। r क्या है? कांस्टेंट है। dl कहीं भी रहे r चेंज नहीं होगा। तो a अपॉन r
कितने के बराबर है जरा देखो, इस एंगल थीटा के लिए। तो इस एंगल थीटा के लिए तो भाई ये हाइपोटेनस हुआ, ये बेस हुआ, और हाइपोटेनस अपॉन बेस इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक थीटा। ध्यान देना कि मैं सारे वेरिएबल्स को थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, थीटा में चेंज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सेक थीटा लिया। तो एक ही जगह क्या रख सकते हैं, आर सेक थीटा। लो भाई, एक ही जगह क्या गया, एक वेरिएबल आ गया थीटा। अब हमको मालूम है, मैंने पहले बताया था कि फाई प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो फाई इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा डिग्री, तो साइन फाई है। तो साइन फाई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो लो भाई, क्या हो गया, ये जो फाई वेरिएबल था वो भी थीटा में कन्वर्ट हो गया। ए को भी हमने थीटा में बदल दिया, फाई को भी हमने थीटा में बदल दिया, तो डीएल को भी डी थीटा में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एल और एक कांस्टेंट आर, इनका रेशियो निकालो। तो एल अपॉन आर क्या मिला फॉर थीटा, थीटा के लिए निकालना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा। तो एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर, और टेन थीटा को डिफरेंशिएट करने पे आता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या मिल गया, डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। तो यहाँ पर जो तीन वेरिएबल थे, हमने तीनों को एक वेरिएबल में चेंज कर लिया है। ए को हमने थीटा में चेंज कर लिया, फाई को भी हमने थीटा में चेंज कर लिया, डीएल को भी हमने डी थीटा में चेंज कर लिया। तब ये सारे वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए, एंड देन यू हैव एन इंटीग्रेटेबल फंक्शन। तो क्या होगा, तो बाय पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 and 4 इन 1 एक में रखना है। तो मैंने रखा, तो dB इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई। डीएल की जगह मैंने रखा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन फाई की जगह मैंने रखा कॉस थीटा, साइन फाई की जगह कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह मैंने रखा आर सेक थीटा का स्क्वायर, का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए कि क्या क्या बचता है, किसको क्या हमको इंटीग्रेट करना है। तो जब स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा कैंसल, आर स्क्वायर में से एक आर फिर कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक आर बचेगा। तो नाउ डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर, बस इतना बचेगा। सेक स्क्वायर थीटा कैंसल। अब इसमें ये तो कांस्टेंट है ही है, आई भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो वी हैव टू बी इंटीग्रेट ओनली कॉस थीटा। कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है, एंड इट इज ए वेरी इजी इंटीग्रेशन। तो एंड देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी यानी B इज इक्वल टू इंटीग्रेट
म्यू 0/4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा बाई आर। अंडर विच लिमिट्स, तो थीटा देखो कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक, थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक चेंज हो रहा है। लेकिन यदि मैं थीटा 1 को पॉजिटिव लेता हूँ तो थीटा 2 मेरा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल उस तरफ बन रहा है, एक एंगल अपोजिट में बन रहा है। तो एक एंगल को पॉजिटिव और एक एंगल को निगेटिव रखा, तो माइनस थीटा 1 से लेकर के प्लस थीटा 2 तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जो जो कॉन्स्टेंट्स हैं सब बाहर कर लो, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर, इतना तो बाहर हो गया। कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया तो साइन थीटा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 2 तक, राइट। अब इसमें लिमिट रख दीजिए, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइडेड बाई आर साइन थीटा 2 माइनस साइन माइनस थीटा 1, ठीक है। और जब इस माइनस साइन को आप बाहर करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो फाइनल फार्मूला आपको मिल गया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड एक करंट करेंगे स्ट्रेट वायर किसी पॉइंट पर बनाता है, इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या क्या मालूम होना चाहिए, आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। और क्या मालूम होना चाहिए, थीटा 1 और थीटा 2। थीटा 1 क्या हो गया कि पॉइंट को एक एंड से ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी वो आर के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज थीटा 1, और इसी तरह से दूसरी तरफ के एंड को ज्वाइन करने पर आर के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज द थीटा 2। नो प्लस नो माइनस, हमने पूरा यहाँ पर प्लस माइनस ले चुके हैं, केवल आपको वैल्यू रखना है बस। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट वायर किसी पॉइंट पर जो उससे आर डिस्टेंस पर है प्रोड्यूस करके हमको देता है, ठीक है। अब इसमें थोड़े से स्पेशल केसेस लेते हैं। तो केस वन, मान लीजिए कि आपका पॉइंट वायर के एक एंड के सामने है। वेन पॉइंट लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ द वायर, कि मेरा ये वायर हो गया, करंट फ्लो हो रहा है आई, और मेरा पॉइंट इसके एक एंड के ठीक सामने है, यहाँ पर है आर डिस्टेंस पर, ठीक है। अब क्या करना है, पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कितना मिला आर। अब पी को वायर के एक एंड से ज्वाइन करो, ये एंगल हो गया थीटा 1। फिर पॉइंट पी को दूसरे एंड से ज्वाइन करो, ये तो यही लाइन हो जाएगा आर। तो आर और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द एंड, ये तो कोइंसाइड हो गए, और कोइंसाइड हो गए एक ही लाइन बन गए, तो उनके बीच का एंगल तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में थीटा 1 की जगह मैं इसको चाहूँ तो थीटा ले सकता हूँ, थीटा, और थीटा 2 की जगह क्या आ गया 0। और ये थीटा 2 0 है तब तो भैया 0 हो जाएगा। तो कितना फील्ड मिलेगा, तो फील्ड मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर इंटू साइन थीटा, बस इतना फील्ड आपको मिलने वाला है, ठीक है।
अब दूसरा केस कि हमारा वायर बहुत लंबा है, बहुत लंबा है कंपेयर टू दिस आर। आर की कंपैरिजन में वायर की लेंथ बहुत 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 ज़्यादा है। एक एग्जांपल कि मान लीजिए कि वायर की लेंथ 1 मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर, और पॉइंट हमने लिया है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। आर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इज टू लार्ज कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर। तो जब एक क्वांटिटी बहुत बड़ी हो कंपेयर टू अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी, तो पहली क्वांटिटी को हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। इन्फिनिटी कुछ होता नहीं, इन्फिनिटी केवल कंपैरिजन है। इट इज ओनली ए कंपैरिजन। योर मास इज इन्फिनिटी कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास की कंपैरिजन में या किसी एटम के मास के कंपैरिजन में आपका मास इन्फिनिटी है, ठीक है। बट योर मास इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ अर्थ। यदि अर्थ की मास से अपनी मास को कंपेयर करें तो हम तो जीरो हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, नथिंग। तो देखो मेरा मास एक जगह इन्फिनिटी हो गया और वही मेरा मास एक जगह जीरो हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। तो ये कंपैरिजन होता है इन्फिनिटी। तो हम कहते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वायर की लेंथ इधर ऊपर कहाँ तक चला गया, मून तक चला गया, नीचे कहाँ चला गया, अमेरिका तक चला गया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उसकी लेंथ एक दूसरी लेंथ से बहुत बहुत ज़्यादा है, देन दैट इज द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। तो हम ऐसे एक वायर ले रहे हैं जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, माने उसकी लेंथ आर की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये दूसरा केस। तो केस 2, if length of the wire is infinity, वायर की लेंथ इनफाइनाइट है, तब क्या होगा? तो वायर की लेंथ उस तरफ बहुत दूर तक चला गया, इस तरफ बहुत दूर तक चला गया, और ये मेरा पॉइंट भी यहाँ पर है आर डिस्टेंस पर। इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। तो मुझे ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, उसकी लेंथ भी नाप ली। अब इस पॉइंट पी को मुझे दूसरे एंड से मिलाना है, दोनों एंड से मिलाना है, दोनों एंड से मिलाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मिलाया था तो ये θ1 मिला। अब यदि लेंथ मेरी बढ़ गई तो ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, ये θ1 और बढ़ गया। तो ये जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी θ1 वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। यदि आप इन्फिनिटी पर पहुँच गए, बहुत दूर पहुँच गए, तो θ1 बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 तक पहुँच जाएगा। तो इस केस में θ1 टेंड्स टू 90। इधर जो एंगल बनता है θ1 वो 90 तक चला गया। तो इधर भी तो वही सिचुएशन है, ये वायर इधर भी बहुत दूर तक गया हुआ है, और इसलिए इधर जब ज्वाइन करेंगे तो एंगल भी, यानी दूसरी तरफ का एंगल भी 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो एंड θ2 आल्सो अप्रोचेस टू 90। यदि अब दोनों 90 के बराबर हो गए तो फिर b कितना मिलेगा, μ0/4π I/r sin 91 अगेन sin 91, और 1 और 1 मिलके हो गया 2। तो b की जगह क्या आ गया, b के इक्वल क्या आ गया, μ0I/2πr। इस 2 से मैंने 4 को कैंसिल किया है, ठीक है। तो μ0I/2πr इतना फील्ड मिलेगा, ठीक। तो
इट इज ट्रू ओनली फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। और कब? जब पॉइंट P उसके सेंटर के आसपास हो, यानी उधर भी एंगल 90 मिले, इधर भी एंगल 90 मिले। लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो क्या है कि वायर तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, लेकिन पॉइंट P बिल्कुल जैसे यहाँ पर एक एंड के किनारे लिए थे, सामने लिए थे, वैसे यहाँ पर भी पॉइंट P एक एंड के सामने आ जाए तो क्या होगा? तो फिर एक एंगल तो 90 रहेगा, बहुत दूर तक जाके ज्वाइन करना है, लेकिन दूसरा एंगल तो 0 हो गया। दूसरा एंगल 0 हो गया क्योंकि R और लाइन ज्वाइनिंग द एंड टू द पॉइंट कोइंसाइड्स विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर गए तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में एक एंगल को 0 रखेंगे, एक एंगल तो अभी भी 90 पर ही रहेगा। ठीक है। तो केस 3, इफ पॉइंट लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ one end of infinitely long straight wire. Infinitely long straight wire, then theta 1 is still equal to 90 degree, but theta 2 becomes 0, and therefore B will be equal to mu naught I upon, ये तो 0 हो गया, तो केवल 1 बचेगा। कितना आ जाएगा? 4 पाई r, इतना ले लेगा। ठीक। अब मान लीजिए कि पॉइंट P जो है इस वायर के ऊपर ले लिए हमने, अलग नहीं, इसी वायर के ऊपर आ गया, या इस वायर की बढ़ी हुई लेंथ के ऊपर आ जाए, कहीं पर भी। तो केस 4, इस पॉइंट लाइज ऑन द वायर R on its extended length, कि मेरा जो है करंट आ रही आई, और मेरा जो पॉइंट है वो इसकी बढ़ी हुई लेंथ मान लो यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है। तब तो इस पॉइंट को इसके दोनों एंड से हम ज्वाइन करें तो दोनों ज्वाइन करने वाली जो लाइनें हैं वो तो R के साथ 0 एंगल बनाएंगे, क्योंकि R क्या है? पॉइंट P से इस पर डालने गया परपेंडिकुलर, वो भी 0 है यहाँ पर। तो इस केस में थीटा 1 थीटा 2 बोथ आर 0, और ये दोनों के दोनों 0 हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होगा। तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर B इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, यदि पॉइंट P उसके ऊपर हो, वायर के ऊपर हो, या वायर की बढ़ी हुई लेंथ पर हो, आप इधर भी बढ़ा सकते हो उधर भी बढ़ा सकते हो, बढ़ी हुई लेंथ के ऊपर है, तो उस करंट के कारण उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। यानी कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, अपने चारों तरफ करेगा, अपने ऊपर नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में कई जगह करते हैं, कई जगह करते हैं। इसका ये सब का यूज हम लोग करेंगे जब न्यूमेरिकल हम इसके सॉल्व करेंगे तब। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैं समझता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार दो बार अच्छे से स्टडी करके, अच्छे से देख करके पूरा डेरिवेशन अपने मन से करने की कोशिश करो। हाँ, कहीं पर भूलते हो तो वीडियो को रीओपन करो, फिर से देखो कि कहाँ पर हमसे चूक हो रही है, कहाँ पर हम कौन सा स्टेप हम भूल रहे हैं,
उसको आपको फिर से देखना है, समझना है, और ऐसा तब तक करना जब तक कि आप ये पूरा फॉर्मूला अपने मन से अच्छे से डिराइव ना कर लें, क्योंकि यहाँ पर रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, ध्यान देना, सब समझने वाली है। और ये सारे स्टेप आपने समझ लिए तो डेरिवेशन आप इजीली कर पाएंगे, इजीली। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जय हिंद।